हाय गाइस, वेलकम बैक। तो आज की इस वीडियो में हम लोग 10th का जो हर साल अपना मॉडल पेपर निकालती है बिहार बोर्ड, उसका सॉल्यूशन देखने जा रहे हैं। जैसा कि आप लोगों को पता होता है कि इसमें 100 ऑब्जेक्टिव पिछले साल पूछा गया था। ऐसा मान के चलिए कि इस साल भी शायद 100 ऑब्जेक्टिव पूछा जाए, जिसमें से आपको 50 का आंसर देना रहता है और बाकी जो होगा वो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव होगा। देखिए, इस 100 ऑब्जेक्टिव को हम लोग 4 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे। मतलब 4 वीडियो में हम लोग ये पूरे 100 ऑब्जेक्टिव को कवर करेंगे। पहला में 25 रखेंगे, दूसरा में 25, तीसरा में 25 और चौथा में 25 रखेंगे। देखिए, ऐसा हम लोग क्यों कर रहे हैं? क्वेश्चन बनाने के लिए तो हम लोग 10 मिनट में 100 ऑब्जेक्टिव बना सकते हैं, लेकिन मेरा पर्पस वो नहीं है। मेरा पर्पस है आप लोगों को सिखाना, क्वेश्चन के थ्रू कॉन्सेप्ट को सिखाना। देखिए, कॉन्सेप्ट का बेहतर जो यूज होता है वो आप क्वेश्चन के थ्रू ही कर सकते हैं। हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट और बन सकता है उसको बनाएंगे, और उस क्वेश्चन के आधार पर और क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है उसको भी हम लोग थोड़ा कोशिश करेंगे। ओके, चलिए फिर हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाँ, और आप लोगों को नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। हम इस पेज को जैसे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, 25 क्वेश्चन, इसको PDF के फॉर्म में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप लोग वहाँ से बना सकते हैं। ओके, ठीक है, चलिए फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, देखिए सबसे पहला क्वेश्चन जो इसका है, सबसे पहला क्वेश्चन है कि 92 और 115 दिया है बटे 115 का सरलतम रूप निकालना है। देखिए, सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि सरलतम रूप क्या होता है। देखिए, सरलतम रूप हम लोग पढ़ते आए हैं पहले से ही, हम लोग को सबको पता है सरलतम रूप क्या। देखिए, जैसे कि 6 डिवाइड बाई 4 है, 6 डिवाइड बाई क्या है 4। इसका सरलतम रूप कैसे निकालेंगे? इसको सिंपल आप कैसे करते हैं, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, ये क्या होगा 3 डिवाइड बाई 2। जैसे कि 10 बाई 16 है, ये क्या 2 5 10, 2 8 16, ये क्या हुआ 5 बट्टे 8। ये देखिए, इस 6 बाई 4 को काट के जो 3 बाई 2 आया है, 10 बाई 16 को काट के जो 5 बाई 8 आया है, जो कट के लास्ट पे जो फाइनल आता है उसी को हम लोग सरलतम रूप बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसी को? सरलतम रूप। अब बात आती है सर, ये तो 6 बाई 4 था, ये 10 बाई 16 था, छोटा नंबर था तो हम लोग काट लिए। यही यदि बड़ा नंबर रहेगा तो हम लोग कैसे काटेंगे? तो बड़ा नंबर रहेगा तो कोई बात नहीं है। देखिए क्या है 92, जैसे ये हाँ 92 115 दिया है। अब क्या करेंगे, 92 का गुणनखंड कर लेंगे, 115 का गुणनखंड कर लेंगे। 92 का गुणनखंड कैसे करेंगे? इसका लघुत्तम ले लीजिए, कैसे होगा ये 46 और 23। लघुत्तम कैसे लिखते हैं? इस सबको क्या करते हैं, गुना कर देते हैं। तो लिख दीजिए, गुना कर देते 2 गुने 2 गुने 23 बट्टे 115 का फिर क्या करेंगे आप लोग, गुणनखंड कर लेंगे। ये 5 से लगेगा कैसे, 5 दूनी 10, 5 तिया 15। अब नहीं लगेगा तो क्या करेंगे, 5 गुने 23 लिख देंगे। अब देखिए, ये 23 से 23 कटेगा, ऊपर में क्या बच गया 2 गुने 2, ऊपर में क्या बच गया 2 गुने 2, ऊपर में 2 गुने 2 बचा, नीचे में 5, कितना हो गया 2 दूनी 4 बटे 5। ये कट के क्या आया 4 बाई 5। यही 4 बाई 5 92 बाई 115 का क्या हो गया सरलतम। तो आंसर क्या हो जाएगा मेरा, ऑप्शन बी। समझ गए? अब देखिए दूसरा क्वेश्चन है कि 2 परमेय संख्या के बीच अधिकतम कितनी परमेय संख्या। देखिए, इसका आंसर सबको पता होता है, कितना होता है, अनंत। देखिए कैसे होता है अनंत, ये हम आपको बताते हैं आज। देखिए, मान लीजिए परमेय संख्या 2 परमेय संख्या है। मान लीजिए 4 बट्टे 5 एक परमेय संख्या है और 7 बट्टे 5 एक परमेय संख्या है। इस दोनों के बीच कितनी परमेय संख्या होगी, एक 5 बट्टे 5 और एक 6 बट्टे 6। एक कितना परमेय संख्या है, 2 परमेय संख्या। कैसे निकाले ये? देखिए, 4 बट्टे 5 था एक परमेय संख्या और एक था क्या 7 बट्टे 5 परमेय संख्या। एक 4 बट्टे 5 था परमेय संख्या, एक 7 बट्टे, ये दोनों के बीच में क्या आएगा, एक 5 बट्टे 5 आएगा, एक 6 बट्टे 6 आएगा, क्योंकि नीचे में क्या है सेम। और दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, एक ले लेते हैं 10 बट्टे 12 और 14 बट्टे 12। इस दोनों के बीच कितना परमेय संख्या होगा, एक 11 बट्टे 12, एक 12 बट्टे 12 और एक 13 बट्टे 13। कितना परमेय संख्या हो गया यहाँ, 3 परमेय संख्या निकाल लें। अब देखिए, हम चाहते हैं कि ये 5 बट्टे 5, 6 बट्टे 6, 4 बट्टे 5 और 7 बट्टे बीच के बीच में हम नहीं लिखना चाहते, हम लोग डायरेक्ट परमेय संख्या निकालना चाहते हैं। जैसे कि ये 4 बट्टे 5 और 7 बट्टे के बाद कितना परमेय संख्या होगा हम लिख कर नहीं बताना चाहते, सीधे बताना चाहते हैं। तो हम लोग फॉर्मूला के थ्रू कैसे लिखते हैं, देखिए नीचे तो 5 सेम है,
ऊपर में देखिए 7 और 4 है, 4 और 7 में कौन बड़ा है? 7। क्या करिएगा आप लोग? 7 लीजिएगा। उसमें से क्या करिएगा? 4 घटा लीजिएगा। 7 में से 4 घटा लीजिएगा। इसमें से फिर क्या करिएगा? 1 घटा लीजिएगा। तो क्या होगा? 7 - 5 बराबर कितना होगा? 2। ये 2 परमेय संख्या, मतलब 4/5 और 7/5 के बीच में कितना परमेय संख्या है? 2। हम लोग निकाले कितना थे? 2। सिमिलरली यहाँ क्या कर सकते हैं? 14 - 10 - 1 कितना होगा? 14 - 11 बराबर 3। कितना परमेय संख्या हो गया? 3। हम लोग निकाले कितना थे यहाँ? हम लोग निकाले यहाँ कितना थे? 3 परमेय संख्या। समझ गए? अब देखिए हम इसमें एक बात बताना चाहते हैं कि देखिए ये क्या है? ये 4/5 था और क्या था मेरा? 7/5। अब इस चीज़ को एक बात बताइए, ये 4/5 को क्या हम 10 से गुना कर सकते हैं ऊपर नीचे? हाँ, कैसे? ये 10 से 10 क्या कट जाएगा? ये 10 से 10, ये 10 से 10 कट जाएगा और ये 10 से 10 कट जाएगा, तो बचेगा वही। अब ये कितना हो गया? 40/50। ये कितना हो गया? 70/50। अब बताइए इस 40/50 और 70/50 के बीच में कितना परमेय संख्या होगा? वो कैसे निकालेंगे हम लोग? क्या बताएं? दोनों में कौन बड़ा है? 70। इसमें से क्या करेंगे? 40 घटा लेंगे, फिर क्या बचा? 1। कितना हुआ? 70 - 41 कितना बचा? ये 29। मतलब 40/50 और 70/50 के बीच कितनी परमेय संख्या होगी? 29 परमेय संख्या। फिर क्या बोले कि 4/5 जो है इसको क्या हम 100 से गुना कर सकते हैं ऊपर नीचे, फिर 7/5 को भी 100 से ऊपर नीचे गुना कर सकते हैं, हाँ। फिर ये क्या हो जाएगा मेरा? ये हो जाएगा मेरा 400/500। ये हो जाएगा मेरा 700/500। 700/500 हो जाएगा। अब इस दोनों के बीच में कितनी परमेय संख्या है? कैसे निकालेंगे? 700 - 400 - 1 कितना होगा? ये 700 - 401 कितना हो जाएगा? 299। कितनी परमेय संख्या हो जाएगी दोनों के बीच? 299। अब देखिए ये हम लोग यहाँ जो गुना किए हैं 10/10 से, 100/100 से, इसको तो हम 1000/1000 से भी कर सकते हैं, फिर 1,00,000/100, 10,00,000 कितना भी कर सकते हैं। जब 1,00,000 2,00,000 से आप गुना करिएगा तो उसके बीच में कितनी परमेय संख्या है? बहुत सारा परमेय संख्या आ जाएगा। बहुत सारा परमेय संख्या को गणित के भाषा में क्या बोला जाता है? अनंत। तो समझे कि परमेय संख्या ये दोनों के बीच में अनंत परमेय संख्या कैसे होगा? ये होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन डी। समझ गए? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिए निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत है? ये पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत है। अब पहले समझ लेते हैं कि शांत क्या होता है और अशांत क्या होता है। देखिए एक एग्जाम्पल लेते हैं, 2/5 और 1/3। 2/5 को कैसे हम लोग भाग देते हैं? 2 लिखते हैं, यहाँ 5 से भाग देना है, यहाँ लिखे। 2 में तो भाग लगेगा नहीं तो यहाँ क्या देंगे? दशमलव। फिर यहाँ क्या देंगे? 0। ये क्या हो जाएगा? 5 चौका 20। ये क्या होगा? कट जाएगा। कितना है भाग? देखिए 0.4। फिर इसको भाग दीजिए, 1 में किस से भाग देना है? 3 से, दशमलव देंगे, 0 देंगे, 3 तिया 9, 1 3 तिया 9। ये कटेगा नहीं, 3 3 3 3 आता जाएगा। ये कट के क्या आया? 0.3333 ये आता जाएगा। देखिए आप किसी में अंक में आप भाग देने के बाद यदि वो पूरा कट के दशमलव में भी कट जाए तो उसको बोलते हैं शांत, यदि वो ना कटे तो उसको बोलते हैं अशांत। समझ गए? अब देखिए बात आती है सर, जब ये छोटा नंबर था तो भाग दे के हम लोग देख लिए, और जब बड़ा नंबर होगा, जैसे कि ये एग्जाम्पल में ऑप्शन में दिया है कि 13/210, 15/1600, तो इसको कैसे बनाएंगे? इसके बनाने के लिए एक रूल है। एक रूल क्या है हमको बताते हैं। रूल क्या है? जैसे मान लीजिए कि आपको कोई परमेय संख्या दिया है p/q के फॉर्म में है, हाँ, आपको क्या करना है? नीचे वाला का क्या करना है? अभाज्य गुणनखंड करना है। ठीक है, बनाएंगे तो समझ जाएंगे। इसका क्या करना है? अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड कीजिए। उसके बाद देखिएगा उसमें कि 2 के पावर m और 5 के पावर n उपस्थित है कि नहीं, या ये प्रेजेंट है कि नहीं। 2 के पावर m और 5 के पावर प्रेजेंट है तो क्या हो जाएगा? शांत। अगर 2 के पावर m और 5 के पावर n के अलावा और कोई भी चीज़ रहे, मान लीजिए कुछ है p1 p2 कुछ भी है, तो क्या हो जाएगा मेरा? अशांत। और m और n का वैल्यू जो होगा वो ऋणात्मक मान नहीं होगा। ऋणात्मक मान नहीं होगा कहने का मतलब m और n का जो मान होगा वो या तो 0 होगा या
पॉजिटिव होगा, जी पॉजिटिव होगा या धनात्मक, यानी कि 0 होगा, 1 2 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, लेकिन -1 -2 -3 -4 ये सब क्या होगा, उसमें नहीं होगा। तब इस क्वेश्चन को देखिए, अब क्या करिएगा, हम क्या बोले, पहला को चेक करना है, ए ऑप्शन को चेक करना है आपको, ए ऑप्शन को क्या करना है, चेक करना है। ए ऑप्शन क्या है, 7/88, 7/88। क्या करिए इसको, क्यू बराबर क्या है यहाँ 88, 88 का क्या करेंगे आप लोग, अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड कैसे करेंगे, सिंपल आप लघुत्तम ले लीजिएगा, लघुत्तम ले लेंगे तो क्या होगा, ये 2, लघुत्तम ले लेंगे तो क्या होगा, ये 2, 44 22 11, क्या है लघुत्तम, 2 × 2 × 2 × 11। अब इसमें देखिए 2 के पावर कितना है, 3 × 11। इसमें हम क्या 5 के पावर 0 लिख सकते हैं अपना मन से, कैसे लिख सकते हैं, 5 के पावर किसी की पावर 0 रहता है उसका मान क्या हो जाता है 1, यहाँ 5 के पावर 0 क्या हो जाएगा 1, लेकिन यहाँ 2 के पावर m है और 5 के पावर भी n है, m का वैल्यू यहाँ क्या है 3, n का वैल्यू क्या है 0, लेकिन ये कोई एक्स्ट्रा टर्म आ गया क्या 11, इसके प्रेजेंट होने से यदि एक्स्ट्रा टर्म है, जैसे कि यहाँ P1 के जगह कितना आ गया 11, यदि एक्स्ट्रा टर्म आ जाएगा तो क्या हो जाएगा अशांत, तो पहला ऑप्शन मेरा क्या हो गया अशांत, तो पहला ऑप्शन नहीं हुआ। फिर दूसरा चेक करते हैं, क्या है 13/210, 13 क्या है 210। फिर क्या है यहाँ क्यू बराबर क्या है, क्यू बराबर क्या है 210। इसका क्या करेंगे अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड कैसे कर लेंगे, सिंपल जल्दी जल्दी करना रहेगा, क्या लिखेंगे 11 × 10 21 × 10 3 × 7 × 5 × 2। इसमें देखिए 2 है 3 है, 3 है 2 है, लेकिन ये 7 और 5 आ गया, इसके वजह से क्या हो जाएगा ये अशांत, तो ऑप्शन बी भी मेरा क्या हो जाएगा गलत। अब सी चेक कर लेते हैं, सी क्या है 15/1600, 1600 का क्या करेंगे अभाज्य गुणनखंड, 1600 को क्या लिख सकते हैं 16 × 10 × 10। फिर इसको क्या लिख सकते हैं 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 5 × 2 × 5, कितना तो हो गया 4 5 6, कितना हो गया 2 के पावर 6 और 5 के पावर 2। इसमें देखिए 5 के पावर 2 के पावर 6 है और 5 के पावर 2 है, मतलब ये 2 के पावर 5, 2 के पावर m और 5 के पावर n, इसमें क्या है प्रेजेंट है, और एम एन का वैल्यू क्या होना चाहिए था पॉजिटिव, यहाँ क्या है पॉजिटिव ही है, तो ये क्या हो जाएगा मेरा शांत, तो ऑप्शन सी क्या हो गया मेरा सही हो गया आंसर। ऑप्शन डी भी करिएगा तो क्या होगा 11 को क्या लिख सकते हैं 11 × 2 × 5, देखिए इसमें एक्स्ट्रा टर्म 11 आ गया, इसके वजह से क्या हो जाएगा ये मेरा अशांत हो गया, समझ गए ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये बोला है एक बहुपद दिया है dy² + by + a के शून्यकों का गुणनफल क्या होगा। देखिए आपको कभी भी शून्यक निकालने के लिए बोले, कभी भी बहुपद का शून्यक निकालने के लिए बोले, सबसे पहले आप मान लीजिए कि क्या है ये y में है तो आप लोग py मान लेंगे, py बराबर क्या दिया है dy² + by + a। अब शून्यक निकालना है तो क्या करिए py को 0 के बराबर कर दीजिए, क्या करिए py के 0 के बराबर कर दीजिए, py यहाँ क्या है dy² + by + a बराबर क्या हो गया 0 हो गया। अब देखिए ये क्या हो गया, इसका शून्यक का गुणनफल निकालना है, तो इसको निकालने से पहले आप लोग द्विघात समीकरण याद कीजिए, क्या होता था द्विघात समीकरण ax² bx + c = 0। ये द्विघात समीकरण है, इसकी क्या 2 मूल होंगे, मान लेते हैं एक अल्फा मूल है एक बीटा मूल है, तो इसका क्या होगा एक शून्यकों का योगफल होगा और एक शून्यकों का क्या होगा गुणनफल। शून्यकों का योगफल यानी कि अल्फा + बीटा बराबर क्या होगा -b/a, तो -b क्या रहता है x के आगे जो लिखा है, x के आगे क्या है b/a इंटू अल्फा इंटू बीटा, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल क्या होता है c/a, x² के आगे क्या है a। एक चीज़ यहाँ गौर करिए, नीचे में हमेशा a आ रहा है, a क्या है x², मतलब x के पावर मैक्सिमम पावर कितना है 2, उसके आगे में क्या है a, वो हमेशा नीचे में आएगा, क्या आएगा हमेशा नीचे में आएगा। अब इसी चीज़ को अब यहाँ क्या है शून्यक, ये तो द्विघात समीकरण बन गया। अब यहाँ शून्यक निकालिए या मूल निकालिए, बात तो बराबर होगा। इसमें क्या पूछ रहा है शून्यकों का गुणनफल क्या होगा, तो शून्य इसका भी मान लेते हैं अल्फा और बीटा क्या है 2 शून्यक है, तो एक क्या होगा अल्फा + बीटा क्या होगा -b/a। इसके हिसाब से यहाँ -b क्या है -b की जगह -b है, a की जगह क्या है y² के आगे पावर में मैक्सिमम क्या है y² के बटे d,
ये क्या हो गया, शून्यकों का योगफल। लेकिन हमसे पूछा क्या है, शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, सी बाई ए। सी कितना है यहाँ, ए। डी कितना है, ए कितना है, डी के, तो ए बाई डी। तो आंसर क्या हो जाएगा मेरा, ए बाई डी। देखिए इस क्वेश्चन को यदि हम ऑप्शन से बनाना चाहते तो कैसे बना सकते हैं। यदि ये दो फॉर्मूला आपको याद रहता पहले से, यदि आपको पहले से याद रहता, तो क्या पूछा है, शून्यकों का क्या पूछा है, गुणनफल। गुणनफल में क्या होता है, अल्फा बटे सी बाई ए। ये दोनों क्या है, इसमें नेगेटिव नहीं लगा है, सी बाई ए। जब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस इस फॉर्म का होता था सी बाई ए, नीचे में क्या था, ए। अब इस ऑप्शन में देखिए यहाँ भी नेगेटिव है, यहाँ भी नेगेटिव है, तो ए और सी तो वैसे ही कट गया, बचा क्या ऑप्शन, बी और डी। बी और डी में कौन सा ऑप्शन होगा, ये कैसे पहचानेंगे, नीचे में क्या, नीचे में हमेशा क्या आएगा, जो वाई स्क्वायर के आगे लिखा होगा। तो वाई स्क्वायर के आगे क्या लिखा है, डी। तो इस ऑप्शन में नीचे में क्या है, डी। तो आंसर क्या हो जाता है मेरा, ऑप्शन डी। समझ गए, ओके। फिर हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा कि √18 का परमेयीकरण गुणांक क्या। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, इसको थोड़ा सोचिए, कैसे सोचेंगे। देखिए सबसे पहले जान लेते हैं कि गुणांक क्या होता है। सबसे पहले जान लेते हैं कि गुणांक क्या होता है। गुणांक क्या होता है, देखिए जैसे कि ए 2x प्लस 4y, ये x के आगे क्या लिखा है, 2, ये y के आगे क्या लिखा है, 4। तो 2 को हम लोग गुणांक बोलते हैं। 2 को क्या बोलते हैं, गुणांक। किसका गुणांक है, x का। सिमिलरली ये y के आगे क्या लिखा है, 4। 4 क्या है, गुणांक। किसका गुणांक है, y का। जैसे कि हम आपको 3x माइनस 8y बराबर ए दिए। अब हम इसमें बोले कि x का गुणांक क्या है और y का गुणांक क्या है। कैसे निकालेंगे, x का गुणांक निकालना है ना, जिसका गुणांक निकालना है उसके आगे देखिए क्या लिखा है, आगे क्या लिखा है, 3। तो इसका गुणांक क्या हो जाएगा, 3। y का गुणांक जिसका निकालना है उसके आगे देखिए क्या लिखा है, इसके आगे -8। तो इसका क्या हो जाएगा, -8। समझे। सिमिलरली अब यहाँ देखिए √18 का क्या निकालना है, परमेयीकरण गुणांक। परमेयीकरण का सिंपल सा कहने का मतलब है परमेय संख्या। देखिए ये क्या दिया है, √18। क्या दिया है, √18। आप सबसे पहले इसको रूट से बाहर निकालिए। क्या लिख सकते हैं इसको, 3 × 3 × 2 लिख सकते हैं। ये जोड़ा में से क्या एक बाहर आएगा और 2 अकेला है, तो क्या वो अंडर रूट में ही रह जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा, 3। ये होगा रूट से बाहर निकलेगा तो। अब देखिए ये 3 क्या है, परमेय संख्या। अलग अलग देख रहे हैं भाई, 3 क्या है, परमेय संख्या। ये √2 क्या है, अपरमेय संख्या। ओवरऑल पढ़ेंगे √3 √2 तो क्या हो जाएगा, अपरमेय संख्या। अब क्वेश्चन को फिर से पढ़िए, क्या बोल रहा है, √18 का परमेयीकरण गुणांक क्या है। मतलब एक √18 दिया है, उसमें परमेय संख्या का गुणांक पूछ रहा है। किसका पूछ रहा है, परमेय संख्या का गुणांक। जैसे कि इसमें x का गुणांक पूछा था, तो क्या बोल रहे थे हमको कि x के आगे जो लिखा होगा क्या हो जाएगा मेरा, x का गुणांक। इसमें क्या पूछ रहा है, परमेय संख्या का गुणांक। तो इस परमेय संख्या के आगे जो लिखा होगा क्या हो जाएगा मेरा, परमेय संख्या का गुणांक। तो यहाँ परमेयीकरण गुणांक कितना हो जाएगा, √2। समझे। देखिए फिर से देखिए, इसमें परमेय संख्या का गुणांक पूछ रहा है। इसमें क्या पूछ रहा है, परमेय संख्या का गुणांक क्या होगा। तो परमेय संख्या का गुणांक निकालने के लिए क्या करेंगे, परमेय संख्या के देखेंगे उसके आगे जो लिखा है वो परमेयीकरण का गुणांक हो जाएगा। जैसे कि यहाँ y का गुणांक पूछा था, y के क्या किए थे हम लोग, आगे देखे थे, आगे में क्या लिखा था, -8, तो उसका -8 हो गया। सिमिलरली यहाँ √3 परमेय संख्या है, इसके आगे देखिए √2 है, तो √2 क्या हो जाएगा, परमेयीकरण का गुणांक। तो आंसर इसका हमारा क्या हो जाएगा, आंसर बी। समझ गए, ओके। ये सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होता है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होता है, बी। अभाज्य संख्या क्या होता है, वह संख्या जो केवल अपने आप और एक से के अलावा किसी से नहीं कटता है, उसको क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या। तो √2 क्या हो गया, अभाज्य संख्या। जैसे कि 2 3 5 7 11 13, ये सब क्या है, सब अभाज्य संख्या है। ये सब क्या है, अभाज्य संख्या। इसमें सबसे छोटा पूछा था, सबसे छोटा क्या है, 2। समझ गया, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है, यदि a बराबर BQ प्लस R, जहाँ a और b धनात्मक पूर्णांक हो, तो इस 4 ऑप्शन में से कौन सा सही होगा। देखिए आप लोग यदि पढ़े होंगे कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम जो होता है, यूक्लिड
विभाजन एल्गोरिथम, उसमें क्या लिखते हैं, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ आर का वैल्यू जो होता है 0 और बी के बीच में होता है, 0 और बी के बीच में। देखिए इसमें आर का वैल्यू लेस देन बी है, लेस देन 0 है, ग्रेटर में है, इसमें ऐसा कुछ ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन इसमें एक दिया है, इनमें से कोई नहीं, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यदि नहीं पढ़े तो कोई बात नहीं, हम लोग जब पढ़ेंगे तो वहाँ बताएंगे कि आर का वैल्यू 0 और बी के बीच में ही क्यों होता है। ओके, ठीक है। तो इसमें पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा परमेय संख्या है। परमेय संख्या क्या होता है, जिसे हम पी वाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, बस वो परमेय संख्या। अभी जब इसे देख लीजिए कौन सा पी वाई क्यू के रूप में है, वो हमारा क्या हो जाएगा, परमेय संख्या। ये 4 क्या है, परमेय संख्या। √3 क्या है, अपरमेय संख्या। लेकिन दो संख्या, एक परमेय संख्या और एक अपरमेय संख्या का योगफल, गुणनफल और भागफल क्या होता है, हमेशा अपरमेय संख्या। तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, अपरमेय। ये तो अपरमेय है, ये भी अपरमेय संख्या है। यहाँ दिया है क्या, या √5 से √5 काट सकते हैं तो बचेगा क्या, 6। तो 6 मेरा क्या है, एक, 6 के बट्टे में 1 ले सकते, 6 मेरा क्या है, परमेय संख्या। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरा, ऑप्शन डी। अब देखिए ना, नवा क्वेश्चन बोला है एक द्विघात बहुपद दिया है, द्विघात बहुपद दिया है, इसका शून्यक। जब भी आपको शून्यक निकालने के लिए बोले तो हम क्या बोले, जब आपको शून्यक निकालने के लिए बोले क्या करिए, सबसे पहले मान लीजिए यहाँ x है तो हम लोग x में मानेंगे। मान लीजिए x बराबर px बराबर क्या है, x² प्लस 12x प्लस 35। अब शून्यक निकालना है तो क्या करेंगे, जिसको माने हैं px को किससे बराबर करेंगे, 0 के, x² 12x प्लस 35 बराबर क्या हो जाएगा, 0। अब देखिए इसको गुणनखंड विधि से बना सकते हैं, कैसे बनाएंगे बताइए। 35 को क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। 35 का गुणनखंड कैसे करेंगे, 7 × 5। यहाँ क्या लिख सकते, x² 7x प्लस 5x प्लस 35 बराबर 0, ये लिख सकते हैं। हाँ, क्या होगा, 7 और 5 को जोड़ेंगे तो 12x आ जाएगा, और 7 और 5 को गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 35x²। गुणनखंड हम लोग हमेशा से किसको बनाते हैं कि 35 और x² को गुना करते हैं तो कितना हो जाता है, ये 35x²। अब बीच वाला को हमको जोड़ के और घटाने के बाद इसको गुना करने के 35² आना चाहिए, और 12x को इस तरह से जोड़ना और घटाना है, यह 12x भी आ जाए। तो देखिए 35x² को हम सबसे पहले के गुणन करेंगे तो 7 × 5 आएगा। अब देखिए, अब 7x प्लस 5x ये कितना हो जाएगा, 12x। तो 12x भी मेरा आ रहा है, और ये दोनों को गुना करेंगे 7 × 5 = 35, तो 35 भी आ रहा है, सही हो गया। अब देखिए यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं हम लोग, यहाँ से क्या x कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये x प्लस 7। फिर यहाँ से 5 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये x प्लस 7 बराबर क्या है, 0, तो 0 दे दिए। सिमिलरली यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं, यहाँ देखिए x प्लस 7 है, यहाँ भी x प्लस 7 है, तो क्या x प्लस 7 कॉमन ले लेंगे, x प्लस 7 कॉमन ले लिए। फिर क्या बचा, x प्लस 5 बराबर 0। अब ऐसा आ जाता तो कैसे बनाते हैं, x प्लस 7 को एक बार 0 के बराबर करते हैं, और x प्लस 5 को एक बार 0 के बराबर करते हैं। तो x बराबर क्या होगा, 7 क्या है प्लस में, उस चढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में। फिर x प्लस 5 बराबर 0 है, x बराबर लिखेंगे तो क्या 5 प्लस में, उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में। अब देखिए ये क्या है, -7, ये -5, तो दोनों शून्य किसका क्या आ गया, ऋणात्मक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दोनों शून्य क्या है, इसका आंसर क्या है, दोनों शून्य क्या है, ऋणात्मक। समझ गए, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा 10th, पूछा कि निम्नलिखित में कौन अपरमेय संख्या है। अपरमेय संख्या क्या होता है, जो रूट के अंदर में रहता है उसको क्या बोलते हैं, अपरमेय संख्या। देखिए इसमें बेसिकली आपसे पूछ रहा है कि आपको रूट निकालना आता है क्या। देखिए 121 को क्या लिख सकते हैं, 11 × 11, ये रूट से बाहर निकलेगा तो क्या बन जाएगा, 11। फिर 14 × 14 196 होगा, एक रूट से बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा, 14। 27 3 × 9 = 27, ये क्या, एक बाहर निकलेगा जोड़ा में से, एक अंदर में रह जाए, ये क्या रूट में बच गया, ये क्या हो गया मेरा अपरमेय संख्या। 17 × 17 कितना होता है, 289, रूट से बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा मेरा 17। तो इसका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन सी। समझ गए। देखिए आप बहुपद इसका शून्यक निकाल, जब भी आपको शून्यक निकालने के लिए बोले, क्या बोले हम, सबसे पहले मान लीजिए ये y में है तो y में मान लेंगे, py बराबर मान लेंगे, py बराबर कितना होगा 5y² - 25। अब शून्यक निकालना है तो क्या करेंगे, py बराबर क्या करेंगे 0, तो 0 कर लीजिए, 5y² - 25 बराबर क्या लिखेंगे 0। यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं, 5y² - 5 बराबर क्या होगा 0, या y² - 5 बराबर क्या हो गया 0, या y बराबर क्या होगा 0 कैसे हुआ, 0/5 होगा तो 0 हो जाएगा,
वाई स्क्वायर बराबर क्या होगा 5, तो वाई बराबर क्या होगा ±√5। तो आंसर क्या हो गया मेरा ±√5, ऑप्शन सी। देखिए ये कैसे आता है +√5। देखिए यहाँ तक ये y² - 5 बराबर 0, इतना तो समझे कैसे आया 0। हम देखिए इसको क्या y², इसको √5 क्या होल स्क्वायर लिख सकते हैं, बेशक लिख सकते हैं। कैसे, ये 2 और रूट क्या हो जाएगा मेरा कट जाएगा तो वो 5 के बराबर हो जाएगा। अब आप लोग एक फॉर्मूला याद करिए, a² - b² का फॉर्मूला क्या होता था। a² - b² का फॉर्मूला क्या होता था, a + b और a - b, ये होता था। अब यहाँ इस चीज़ को यहाँ हम लोग अप्लाई करते हैं। a की जगह यहाँ क्या है, a की जगह y है, b की जगह क्या है √5, क्या होगा a + b, तो मतलब y √5, फिर a - b बराबर 0। अब क्या ये दोनों को 0 हो गया, क्या एक बार इस 0 को इसको 0 के बराबर करेंगे और एक बार इसको 0 के बराबर करेंगे। यहाँ बराबर करेंगे, a +√5 है उस साइड जाएगा तो -√5 हो जाएगा, ये -√5 है उस साइड जाएगा तो +√5, क्या होगा प्लस माइनस। देखिए या तो आप इस प्रकार से कर सकते हैं या इस प्रकार से कर सकते हैं, लेकिन हम सजेस्ट करेंगे कभी भी आपको शून्य को निकालना हो तो इस प्रकार से यूज करें, इस प्रकार से मत यूज करिएगा। ओके ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 12 नंबर क्वेश्चन क्या है, एक द्विघात बहुपद दिया है उसका शून्यकों का योगफल और गुणनफल दिए हैं, तब आपसे पूछ रहा है कि द्विघात बहुपद क्या होगा। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को बनाने का एक सिंपल सा फॉर्मूला हम देते हैं आपको, वो हमेशा याद रखिए। जब भी आपको शून्यकों का गुणनफल या योगफल दिया हो या दोनों दिया हो तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, द्विघात बहुपद निकालने के लिए एक फॉर्मूला याद रखिए। क्या याद रखिए, x² अल्फा प्लस बीटा, अल्फा क्या है और बीटा क्या है, अल्फा और बीटा द्विघात समीकरण का या द्विघात बहुपद का क्या है शून्यक है, इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये क्या है शून्यकों का योगफल और ये शून्यकों का क्या गुणनफल। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, x² - शून्यकों का योगफल इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये आपको याद रखना है। अब देखिए इसमें शून्यकों का योगफल कितना दिया है 3, यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना दिया है 3, और अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना दिया है -40। अब अल्फा प्लस बीटा, आपको इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए क्या चाहिए, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा। यहाँ से देखिए अल्फा प्लस बीटा दिया है, अल्फा इंटू बीटा दिया है, उसमें मान रख दीजिए तो द्विघात बहुपद आ जाएगा। मान लीजिए पी एक द्विघात बहुपद है, क्या होगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा क्या है यहाँ 3, उसके बाद क्या है x है तो x प्लस है तो प्लस दिए, अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना है, अल्फा इंटू बीटा -40 है, यहाँ मत गलती करिएगा। अल्फा इंटू बीटा जो दिया है आपको वही लेना है, ये नहीं क्या प्लस ले लेंगे। अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना दिया है 40, तो 40 ले लिया, क्या होगा ये x² - 3x, ये प्लस माइनस गुना होकर क्या हो जाएगा -40, ये क्या आपका आ गया बहुपद। इसी में द्विघात समीकरण पूछता तो क्या करते हैं, इस px को क्या 0 के बराबर कर देते, वही मेरा क्या हो जाता द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण क्या हो जाता मेरा x² - 3x - 40 बराबर क्या हो जाता मेरा 0। ये हमेशा याद रखिए, ये आपको 11th-12th में भी काम आएगा। मैथ्स यदि आप लोग मैथ्स से रखते हैं तो 11th-12th में भी काम है। तो इसका आंसर क्या हो गया x² - 3x - 40, ऑप्शन से मैच करवा लीजिए, x² - 3x - 40, आंसर क्या हो गया मेरा ऑप्शन ए। ओके ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए एक युग्म दिया है, समीकरण का एक युग्म दिया है, युग्म x + 2y = 4 दिया है। इसको क्या लिख सकते हैं x + 2y, 4 को इस साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा -4 = 0, फिर 2x + 4y बराबर दिया है 8, 8 को बराबर के इस साइड लाइए तो क्या होगा 2x + 4y - 8 = 0। सर अब 4 को 8 के बराबर के इस साइड क्यों ला रहे हैं, देखिए हम लोग जो पढ़े हैं a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0। देखिए बराबर में हम लोग हमेशा क्या रखे हैं 0 रखे हैं, लेकिन यहाँ बराबर में क्या है 4, यहाँ बराबर में क्या है 8, तो बराबर में 0 रखने के लिए क्या करेंगे हम 4 को इस साइड ले आएंगे, 8 को इस साइड ले आएंगे, ताकि हमारा ये फॉर्म में आ जाए। अब इस फॉर्म में आ गया, इस फॉर्म में आप बताइए कि समीकरण का एक हल होगा, 2 हल होगा, अनगिनत हल होगा, कंडीशन क्या था
क्या चेक करते थे, A1/A2 जो है B1/B2 और C1/C2 इसके बराबर नहीं होगा। A1/A2 बराबर B1/B2 नॉट इक्वल्स टू C1/C2 है। इसका क्या होता था कि कोई हल नहीं होता था। क्या होता था? कोई हल नहीं। यदि A1 बराबर A2 है और B1 बराबर B2 है, ऐसा हो जाता था, क्या होता था? केवल एक हल। यदि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, यदि तीनों बराबर आ जाता है तो क्या होता था? हल अनगिनत हल। यही चीज़ को यहाँ अप्लाई कर लेते हैं। यहाँ अप्लाई कर लीजिए, बस सिंपल। यहाँ देख लीजिए A1 बराबर क्या है? A1 बराबर क्या है? 1/A2 कितना है? 2। A2 बराबर क्या? B2 बराबर क्या? B1 बराबर क्या है? 2। B2 बराबर 4। C1 बराबर क्या है? -4। D1 बराबर -8। ये कट के क्या हो जाएगा? 1/2 बराबर क्या हो गया? 1/2 बराबर क्या हो गया? 1/2। देखिए यहाँ A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 होगा। A1/A2 बराबर क्या आ गया? B1/B2 बराबर क्या आ गया? C1/C2। जब ऐसा हो जाता था क्या होता है उसका? अनगिनत हल। क्या हो जाता है इसका? अनगिनत हल। इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? अनगिनत हल। देखिए यदि आपको ग्राफ आता तो इस क्वेश्चन को बहुत जल्दी बना सकते थे। देखिए ग्राफ क्या तो कैसे बनाते? देखिए एक ग्राफ लीजिए, इसका ग्राफ खींचना है। इसका क्या करना है? खींचना है ग्राफ। क्या करिए, एक बार y बराबर 0 रखिए। y बराबर 0 रखिएगा। यदि जैसे x प्लस 2y बराबर 4 है, इसमें y बराबर 0 रखिए। y बराबर 0 रखिए तो क्या हो जाएगा? ये 0। तो x बराबर कितना आएगा? 4। यदि y बराबर आप 0 रखें, x बराबर कितना आया? 4। एक पॉइंट लिए। फिर एक बार x बराबर 0 रखिए। x बराबर 0 रखेंगे, x बराबर 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा? 2y बराबर 4। तो y बराबर कितना आ जाएगा? 2। x बराबर 0 रखें तो y बराबर कितना आया? 2। ये ग्राफ क्या हुआ? ये ग्राफ हुआ ये किसका ग्राफ है? x प्लस क्या? 2y बराबर 4। ये ग्राफ आया। अब फिर इसका ग्राफ खींचना है। क्या? 2x प्लस 4y बराबर क्या है? 8। इसका ग्राफ कैसे करें? सिंपल, एक बार x बराबर 0 रखिए, एक बार y बराबर 0। y बराबर 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो क्या होगा? ये 2x बराबर 8। तो x बराबर कितना होगा? 4। x बराबर कितना होगा? 4। तो यहाँ आया। फिर एक बार x बराबर 0 रखेंगे तो y बराबर कितना आएगा? 2। देखिए ये दोनों ग्राफ एक ही लाइन पे आ गया, एक ही लाइन पे आ गया। तो बताइए अब इसके कितने हल हो गए? यहाँ एक कटा, यहाँ कटा, यहाँ कटा, यहाँ कटा, सब जब एक ही लाइन पे आ जाएगा तो क्या होगा? इसका ये अनंत बार कटेगा। ये कितना? बहुत इन्फाइनाइट बार, अनंत बार इसका वैल्यू कटेगा। उसको क्या बोल सकते हैं? अनंत हल हो गया। समझे? देखिए ग्राफ खींचना नहीं आता है तो कोई बात नहीं, हम लोग जल्दी ही निर्देशांक ज्यामिति पढ़ने वाले हैं। एक वीडियो बनाएंगे निर्देशांक ज्यामिति का, जिसमें पूरा चैप्टर रहेगा। कोई भी ग्राफ, कैसे भी ग्राफ हो, एक बार में देख के सीख जाएंगे। वहाँ कहीं भी x बराबर -1, y बराबर -2 रखने का कोई ज़रूरत नहीं है ग्राफ खींचने के लिए। सिंपल x बराबर 0 रखेंगे, y बराबर, डिटेल्स में हम लोग आगे में पढ़ेंगे। जिसका हल क्या हो गया? अनगिनत हल। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, यदि एक बहुपद दिया है, यदि बहुपद x² + ax - b के शून्य एक दूसरे के व्युत्क्रम है तो b का मान क्या होगा? इससे पूछ रहा है। सर देखिए व्युत्क्रम वर्ड एक यहाँ पे यूज हुआ है। सबसे पहले समझ लेते कि व्युत्क्रम क्या होता है। व्युत्क्रम क्या होता है? जैसे देखिए ये 2 दिया है, इसका आपको बोल रहा है कि आप व्युत्क्रम निकालिए। 2 का व्युत्क्रम निकालिए। कैसे निकालेंगे 2 का व्युत्क्रम? सिंपल, 2 का व्युत्क्रम निकालना है ना, आप क्या करेंगे? 1/, क्या करेंगे? 1/। किसका व्युत्क्रम निकालना है? 2 का, उसको बटा में लिख देंगे। जैसे 4 का व्युत्क्रम निकालना है, बताइए क्या लिखेंगे? 4 का व्युत्क्रम 1/, लिखें। किसका व्युत्क्रम निकालना है? 4 का। जिसका व्युत्क्रम निकालना है उसको 4/, में लिखेंगे। समझ गए? व्युत्क्रम का मतलब समझ गए? अब देखिए ये बहुपद दिया है, द्विघात बहुपद है तो 2 शून्यक होगा। हाँ क्या बोले हम? बहुपद को सबसे पहले मान लीजिए कि x बराबर क्या निकाले? x² ax - b। शून्यक निकालने के लिए क्या बोले थे? बहुपद को जो मान है उसको क्या करिएगा आप? 0 के बराबर। तो x² ax - b बराबर क्या होगा? 0 के बराबर कर लिए। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब इसके 2 शून्यक होंगे, 2 शून्यक होंगे, लेकिन इसमें जो बोल रहा है कि शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम है। यदि इसका शून्यक आप एक अल्फा मानते हैं तो दूसरा शून्यक क्या होगा? इसका
अल्फा का व्युत्क्रम, तो अल्फा का व्युत्क्रम कैसे निकालेंगे? 1/, किसका व्युत्क्रम निकालना? अल्फा का, तो ये 1/अल्फा। जैसे कि यहाँ 2 का व्युत्क्रम क्या था? 1/2। 4 का व्युत्क्रम क्या था? 1/4। तो अल्फा का व्युत्क्रम क्या होगा? 1/अल्फा। तो इसका आप क्या, दो शून्य का क्या, एक अल्फा है, एक 1/अल्फा है। अभी तक हम लोग 2 शून्य का रहता तो 2 ही फॉर्मूला जानते हैं, क्या? एक 1/अल्फा प्लस अल्फा बराबर क्या होगा? -b/a, -b/a। देखिए शून्यकों का योगफल, देखिए यहाँ पहले बीटा रहता था तो हम लोग क्या लिखते थे? अल्फा प्लस बीटा। यहाँ एक्चुअली 1/अल्फा है तो हम 1/अल्फा लिख दिए। ये क्या होगा? शून्यकों का योगफल, तो अल्फा प्लस 1/अल्फा बराबर क्या होगा? -b/a। b क्या रहता था? x के बगल में जो रहता था, तो x के बगल में क्या है यहाँ? a, तो a लिखे -a। बट्टा में क्या रहता था? x² के बगल में, x² के बगल में किसी ने तो क्या है इसके बट्टे में? 1। यहाँ आ गया एक क्या लिख सकते हैं? अल्फा इंटू 1/अल्फा क्या होता था? c/a। c क्या रहता था? जो अकेला रहता था। यहाँ c अकेला क्या है? यहाँ b बट्टा में a। अब बताइए इसमें से b का मान निकालना है, तब कौन सा फॉर्मूला यूज करिएगा? ऑब्वियसली ये वाला फॉर्मूला यूज करिएगा। ये वाला फॉर्मूला आगे क्या यूज कर सकते हैं? -b का मान निकालना है, तो इस दोनों फॉर्मूला में से आप जिसमें b होगा उसी का नहीं यूज करिएगा, अब इसका यूज कर लीजिए, अल्फा इंटू 1/अल्फा का। इसका क्या लिख सकते हैं? ये अल्फा से अल्फा कटेगा, हाँ, 1 बराबर क्या हो जाएगा? -b/a। तो -b बराबर कितना हो गया? 1। तो b बराबर क्या हो जाएगा? -1। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरा? ऑप्शन बी। ये समझ गए ना? नहीं समझिए तो फिर से एक बार देख लीजिएगा इसको। ये 15 नंबर क्वेश्चन है। ये अर्धवृत्त का कोण पूछ रहा है कि अर्धवृत्त का कोण कितना। देखिए अर्धवृत्त का कोण 90 डिग्री होता है। ये कैसे होता है? हम लोग जब वृत्त पढ़ेंगे इसको प्रूफ करना पड़ता है। जैसे ये अर्धवृत्त है ना, पूछ रहा है कि यहाँ पे इसके सरकमफ्रेंस पे ये है, ये परिधि पे कितना कोण बनेगा वो आपसे पूछ रहा है। ये हमेशा 90 डिग्री होता है। कैसे होता है इसको प्रूफ करना पड़ता है। जब हम लोग पढ़ेंगे तो उस टाइम में प्रूफ करके दिखाएंगे, अभी टाइम ज़्यादा लग जाएगा। फिर देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है। 16 नंबर क्वेश्चन है कि एक द्विघात समीकरण दिया है जहाँ a ≠ 0 ऑब्वियसली कि वास्तविक मूल नहीं है। अब बताइए वास्तविक द्विघात समीकरण जब दिया रहता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर क्या है? 0। अब इसका मूल वास्तविक है या नहीं, ये किस चीज़ पे डिपेंड करता है? विवेचक पे। विवेचक को किसके डिनोट करते हैं? d से। d बराबर क्या होता है? b² - 4ac। अब विवेचक जैसा रहेगा उस हिसाब से हमारा मूल क्या होगा? वास्तविक होगा या बराबर होगा या वास्तविक नहीं है। ये कैसे डिपेंड करता है? यदि d² जो है ग्रेटर दैन 0 है, यानी कि b² - 4ac ग्रेटर दैन 0 है, तो इसका मूल क्या होता है? वास्तविक। यदि d² बराबर 0 है तो इसका मतलब b² - 4ac बराबर 0 है। इसको क्या लिख सकते हैं? b², इस साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? 4ac। इसका मतलब क्या होता है? मूल बराबर है। और यदि d² लेस देन 0 है, यानी कि b² - 4ac लेस देन 0 है, तो क्या होता है? मूल वास्तविक नहीं होता है, या उसको क्या बोलता है? वास्तविक मूल नहीं है। इसका एक और नाम क्या है? अवास्तविक। अवास्तविक। समझ गए? इस ऑप्शन में से चेक कर लीजिए। वास्तविक मूल नहीं पूछ रहा है, तो वास्तविक मूल नहीं होने के लिए क्या d² को लेस देन 0 होना पड़ेगा, यानी कि b² - 4ac को लेस देन 0 होना पड़ेगा। इस ऑप्शन में क्या है मेरा? ऑप्शन डी क्या है मेरा? सही हो जाएगा आंसर। समझ गए? 16 नंबर क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा देखिए क्या है। अल्फा तथा बीटा समीकरण के 2 मूल है। ओके, देखिए इस प्रकार का क्वेश्चन आपको जब भी आए सबसे पहले क्या करिएगा आप, जैसे कि क्या दिया है 2x² - x - 6 बराबर 0 दिया है, अल्फा तथा बीटा 2 इसका मूल दिया। इस प्रकार के क्वेश्चन आपको जब भी आए सिंपल आप पहले क्या करिएगा, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का मान निकाल लीजिएगा। अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा बीटा का मान निकालिए। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा? -b/a। -b कितना है यहाँ? -1 बाई a कितना है? 1, तो क्या होगा? 1/2। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है? c/a। तो c कितना है यहाँ? 6, a कितना है? 2, ये कितना हो गया? -3। अब देखिए आपको अभी तक क्या पता है? अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा इंटू बीटा, ये दोनों आपको पता है। ये 1/2 है, ये -3 है। लेकिन आपसे पूछ क्या रहा है? 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान।
अब इस समीकरण को यदि आप इस फॉर्म में ले आते हैं, इस फॉर्म में यदि ले आते हैं कुछ करके, और अल्फा प्लस बीटा बराबर मान रख दीजिएगा, अल्फा इंटू बीटा बराबर मान रख दीजिएगा, तो क्या आप आंसर निकाल लीजिएगा। इस फॉर्मूले में लाने के लिए क्या करेंगे आप लोग, अल्फा इंटू बीटा का इसका 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का बट्टा पक्का जोड़ करिएगा। बट्टा पक्का जोड़ सिंपल कैसे करते हैं, अल्फा और बीटा का क्या लेंगे, लघुत्तम। अल्फा बीटा का लघुत्तम क्या आ जाएगा, अल्फा इंटू बीटा। फिर क्या करेंगे, अल्फा से अल्फा कट जाएगा, ये क्या होगा बीटा, प्लस है तो प्लस, बीटा से बीटा कट जाएगा, फिर क्या होगा अल्फा। क्या देखिए अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस, इसको क्या हम अल्फा प्लस बीटा लिख सकते हैं, ऑब्वियसली लिख सकते हैं, प्लस वाला को कहीं भी लिख सकते हैं, अल्फा इंटू बीटा। तो देखिए अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा इंटू बीटा के फॉर्म में आ गया। अब अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना है मेरा, 1/2, तो 1/2 रख दिया। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या है मेरा, -3। एक के बट्टे में कुछ नहीं तो एक देंगे, ये सॉल्व करना आता होगा आपको। 1/2 इंटू -1/3 कितना होगा, 1/6 -1/6, माइनस नहीं छोड़ना है। देखिए इसमें ऑप्शन बहुत अच्छे से सेट किया है, 1/6 -1/6 6 -6। तो इसको बनाने के लिए अच्छा सा दिमाग लगाना पड़ेगा आपको। देखिए आपको यहाँ किसी को दिक्कत है क्या, देखिए यहाँ यदि दिक्कत है तो हम लोग को बताते हैं कि बटा पक्का जोड़ कैसे लेते हैं। आप लोग दूसरा तरह से बटा पक्का जोड़ सीखे होंगे, वैसे नहीं सीखे। देखिए जैसे कि देखिए ये क्या है, 2/4 प्लस 6/8, ये क्या है बटा पक्का। आप लोग बटा पक्का जोड़ कैसे लेते हैं, 4 और 8 का क्या लेते हैं, 4 और 8 का लघुत्तम, 4 और 8 का क्या लेते हैं लघुत्तम। तो 4 और 8 का लघुत्तम लीजिए, क्या 4 और 8 का लघुत्तम, क्या 2 दूनी 4, 2 चौका 8, 2 1 2, 2 दूनी 4, लघुत्तम कितना है 8। अब क्या करते हैं आप लोग, 4 कण को कितना बार पढ़ेंगे तो 8 आएगा, 4 कण को 2 बार पढ़ेंगे तो 8 आएगा, 2 दूनी 4, फिर 8 6 कितना आ गया ये 14/8। देखिए ये जो है आप लोग बचपन में पढ़े हुए हैं, ऐसा मेथड कभी नहीं याद रखिए। हम जो बता रहे हैं सिंपल सा मेथड कैसे रखेंगे, वो आपको एक्स वाई के टर्म में जब रहेगा तभी काम आएगा। कैसे, देखिए 2/4 है ना, प्लस 6/8 का बटा पक्का जोड़ करना है। सबसे पहले क्या करेंगे, 4 और 8 का क्या लेना है लघुत्तम। जिस चीज़ का आपको लघुत्तम लेना है वो दोनों को आप क्या करिए, गुना कर दीजिए। 4 को 8 से गुना कर दिए। अब क्या करना है, लघुत्तम को लिखना है, 4/8 लिखे, 4/8 इसको 4 से भाग देना है, 4 से भाग देना है, 4 से भाग दीजिए। 4 से जब आप भाग दीजिएगा तो क्या ये 4 से 4 कट गया, बचा क्या 8। 8 को क्या करेंगे, ऊपर वाले से गुना करेंगे, ऊपर वाले से गुना करेंगे तो कितना आएगा 16, प्लस है तो देखिए आंसर सेम आएगा, जहाँ 14/8 है यहाँ भी 14/8 आएगा। देखिए पहले एक बार किए, फिर क्या किए, 4 और 8 को लिखेंगे बट्टा में, इसके नीचे में क्या है 8, जिससे भाग देंगे, 8 से 8 कट गया, बचा क्या 4। 4 को किससे गुना करेंगे 6 से, 4 को किससे गुना करेंगे 6 से। 8 को किससे गुना किए थे 2 से, कितना आया 24। फिर 16 और 24 को जोड़िएगा तो कितना आएगा 6 4 10, 2 1 3 1 4 बटे क्या है 4/8। बताइए ये 4 दही 40, 2 5 10, 2 चौका 8, 4 दही 40, छः चार 10 होगा यहाँ। इसको 10/8 को फिर से काट सकते, 10/8 इतना है, यहाँ कितना है 40/4 इंटू 8, 4 इंटू 8 है। इस 4 को क्या 4 दही 40 कर सकते हैं, ये कितना है 10/8। देखिए यहाँ 10/8 आया था, यहाँ भी क्या आया था 10/8। सही है, इस तरह से आप लोग करिएगा। जैसे कि हम लोग क्या किए थे, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा किए थे ना। हम क्या बोले, अल्फा और बीटा को क्या लेना है लघुत्तम, क्या करिए अल्फा इंटू बीटा लिखिए, अल्फा इंटू बीटा लघुत्तम ले लिए। अब क्या बोले कि अल्फा इंटू बीटा को किससे डिवाइड करना है, अल्फा से। अल्फा से डिवाइड करेगा तो क्या अल्फा कट जाएगा, क्या बचा बीटा। बीटा को किससे गुना करिएगा 1 से। एक से किसी भी चीज़ को गुना करने से क्या आता है, जो रहता है, तो बीटा है यहाँ, प्लस है तो प्लस। फिर क्या करेंगे अल्फा इंटू बीटा, अब इसके नीचे में क्या है बीटा, तो बीटा से डिवाइड करेंगे, बीटा से बीटा क्या कट गया, क्या बचा अल्फा। अल्फा को किससे गुना करेंगे 1 से, क्या होगा अल्फा। देखिए यही हम लोग लाए थे यहाँ पे, समझ गए, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, एक समांतर श्रेणी दिया है, उसमें 21वां पद निकालना है। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, समांतर श्रेणी में 21वां पद निकालना है। 21वां पद कैसे निकालेंगे, 21वां पद है तो क्या करेंगे a + 20d, जहाँ एक मेरा क्या होता है
प्रथम पद, और डी क्या होता है मेरा सार्वंतर। बस ए और डी निकाल लीजिए, पुट कर दीजिए। ए कितना है मेरा -3, ए कितना है -3, और डी कैसे निकालते हैं, आगे वाले में से पीछे वाले को क्या करते हैं घटा देते हैं, क्या हो गया मेरा 7, रख दीजिए यहाँ मन। ये बराबर कितना है -3, प्लस है तो प्लस 20, डी कितना आया 7, ये क्या हुआ 3 प्लस 7 दूनी 14, कितना हुआ 3 प्लस 140, कितना हो गया 137। आंसर क्या आ गया मेरा ऑप्शन डी। समझ गए, इसे सिंपल सा क्वेश्चन, इसमें कुछ नहीं है। अब देखिए पूछ रहा है निम्नलिखित में कौन सा द्विघात बहुपद है। देखिए द्विघात बहुपद है या द्विघात समीकरण है, कैसे पता चलता है। द्विघात बहुपद ये क्या है, ax² प्लस bx प्लस c, ये क्या है मेरा एक द्विघात बहुपद। ये क्या है मेरा द्विघात बहुपद। यहाँ गौर करिए, द्विघात बहुपद, द्विघात कहने का मतलब क्या है कि इसका मैक्सिमम घात कितना होगा 2, यहाँ मैक्सिमम घात कितना है 2, और x के ऊपर में कोई भी रूट नहीं लगा होगा, या x 1/2 के पावर में नहीं होगा, या x 3/2 के पावर में नहीं होगा, या x 4 नहीं हो सकता, या x 3 नहीं हो सकता। मैक्सिमम पावर कितना होना चाहिए 2, और एक x होना चाहिए, उसके पावर में 1 रहना चाहिए, या तो पावर 2 रहेगा और 1 रहेगा, ये दोनों मिलके इस फॉर्म का में रहना चाहिए, और इसके बट्टे में कुछ नहीं रहना चाहिए। अब इस ऑप्शन को देख के, पहले ए ऑप्शन को भी हटाते हैं हम लोग, इस ऑप्शन को देख के हम लोग कौन कौन सा ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं, कौन कौन सा ऑप्शन। देखिए ये रूट x में है, इस ऑप्शन तो पहले कट जाएगा, पहले कट गया। अब बचा क्या c और d, एक को रखते हैं, अभी एक को बताते हैं। c का देखिए x प्लस 1/x बराबर x² है। देखिए ये ऑप्शन को देखते ही अब बहुत सारा स्टूडेंट बोलेगा ये ऑप्शन नहीं होगा। कैसे नहीं होगा, हमको वेरीफाई करना पड़ेगा। देखिए यहाँ कुछ नहीं, इसको सबसे पहले बटा पके जोड़ लीजिए, या क्या लेंगे x, उन्हें 1 बटा पके जोड़ होगा, 1 से 1 कटेगा, x क्या होगा x² प्लस क्या होगा 1 बराबर क्या होगा x² बराबर क्या होगा, ये बटा में 1 देंगे, इसको क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ये कि बेसिक्स नहीं आता तो आपको सीखना पड़ेगा। ये x² होगा प्लस 1, फिर यहाँ x से और ये x से क्या होगा गुना हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा x² प्लस 1 बराबर क्या होगा x3। यदि x² प्लस 1 x³ की साइड लेंगे तो क्या होगा -x3। देखिए एक समीकरण ये ऐसा लिखा हुआ है, हम क्या बोले x की पावर मैक्सिमम 2 होना चाहिए, यहाँ क्या है 3, ये क्या होगा मेरा ऑप्शन ये नहीं होगा। इसको इस तरह से वेरीफाई करें, ये नहीं कि बट्टा में मान के चलिए ये x था प्लस 1/x, यदि बराबर में x होता, यदि बराबर में x होता तो क्या ये नहीं होता द्विघात समीकरण या द्विघात बहुपद होता। कैसे होता, देखिए ये बट्टा में 1 रखेंगे, इसका क्या x लेंगे लघुत्तम, क्या हो जाएगा ये x² प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा 1। यहाँ यदि 2 ले लेते हैं, 2 लेते हैं, ये क्या हो जाता मेरा ये x होगा, ये 2x, फिर क्या हो जाता है ये x² प्लस 1 बराबर क्या हो जाता है ये 2x²। कैसे, ये x क्या यहाँ जाके गुना हो जाता। अब बताइए 2x², इस साइड ले जाएंगे तो क्या होगा -x², ये -1 बराबर 0, ये क्या हो गया x² -1। अब बताइए ये द्विघात समीकरण है कि नहीं है, द्विघात बहुपद है कि नहीं है, या द्विघात समीकरण है कि नहीं है। इस तरह से हम लोग इसको ऐसे जज नहीं करेंगे, समझे। ओके, फिर मेरा ये ऑप्शन भी नहीं होगा, ये ऑप्शन में। अब देखिए ये ऑप्शन होगा कि नहीं होगा, कैसे पता चलेगा। देखिए ये क्या है x³ माइनस x² बराबर क्या है x-3। अब इसको पहले तोड़ के देखिए होगा कि नहीं होगा, ये x²। बताइए a माइनस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है a³ माइनस b³ a³ माइनस b³ माइनस 3a² b प्लस 3ab²। इस पर तोड़ दीजिए, क्या होगा a³ मतलब x³ माइनस 1 के क्यूब माइनस 3a² मतलब x² इंटू 1 प्लस 3x इंटू b²। क्या हो गया ये x³ माइनस 1 का क्यूब क्या होगा -1, क्या होगा 3x² प्लस 3x हो गया ये। अब बताइए इधर क्या है x³ माइनस x², x³ से x³ कट जाएगा। अब x² को उस साइड ले जाए, x² को उस साइड ले जाने से साइड क्या हो जाएगा 0, उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा x² -1 माइनस 3x² प्लस 3x।
क्या ये एक्स स्क्वायर है, ये माइनस 3x स्क्वायर है, घटेगा तो क्या हो जाएगा माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा ये 0। ये क्या हो गया मेरा द्विघात समीकरण। समझिए ऑप्शन ए मेरा इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका मेरा आंसर हो जाएगा। समझिए इस टाइप के क्वेश्चन को आप देख के ही मत जज कर लेना कि बटा में है तो नहीं होगा, आपको उसको तोड़ के देखना पड़ेगा। इसको कोई बोल सकता था कि ये द्विघात समीकरण होगा, आप लोग देख लेते कि x की पावर 3 है तो नहीं होगा, लेकिन इस साइड x माइनस इस साइड x क्यों दिया, इसको आपको फॉर्मूला पे तोड़ना पड़ेगा। फॉर्मूला पे तोड़िए उसके बाद देखिए, जैसे फॉर्मूला पर तोड़े ये आ गया मेरा। ओके ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, एक समांतर श्रेणी दिया है, उसमें पूछ रहा है कि कौन सा पद होगा जो 0 होगा, कौन सा पद जो होगा 0 होगा। बताइए बताइए ए एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। पूछ रहा है इसमें कौन सा पद 0 होगा, तो मान लेते एन टर्म में 0 है तो क्या होगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी क्या हो जाएगा बराबर 0। ए बराबर कितना दिया है मेरा 80। डी कैसे निकालेंगे, आगे वाले में से क्या करेंगे पीछे वाले घटा देंगे, तो 76 माइनस 80 क्या होगा ये मेरा माइनस 4। तो क्या होगा एन माइनस 1 इंटू माइनस 4 बराबर क्या होगा 0। फिर ये 80 इसको गुना होगा तो क्या हो जाएगा ये माइनस 4 है प्लस 4 बराबर क्या होगा 0। 80 4 कितना हो जाएगा 84, एन उस साइड जाएगा तो 4n हो जाएगा, एन बराबर क्या हो जाएगा 84/4 कितना हो जाएगा ये 21। मतलब 21वां पद जो है इसका 0 है। जैसे कि देखिए ये 80 है 76, इसमें से 4 घटा, फिर 4 घटा, फिर 4 घटा, जब आप 21 पद तक जाइएगा ना तो लास्ट में जो टर्म आएगा ए पी का वो 0 हो जाएगा। इसका क्वेश्चन का कहने का मतलब निकालेंगे कैसे ए एन बराबर मानेंगे। इस टाइप का क्वेश्चन कोई भी क्वेश्चन आए तो क्या करेंगे ए एन बराबर मानेंगे ए प्लस एन माइनस 1 इंटू 2 क्या करेंगे ए एन को 0 के बराबर करेंगे, यानी कि ए प्लस एन माइनस 1 डी को 0 के बराबर करेंगे। ए बराबर जो है लिख देंगे एन निकालना है हमको, एन माइनस 1 लिखेंगे, डी का मान जो आया डी का मान माइनस 4 है, यहाँ से एन निकालेंगे, एन ही आपको क्या हो जाएगा जो लास्ट फॉर्म 0 होगा। समझ गए ओके। अब देखिए 21 नंबर क्वेश्चन को थोड़ा समझते हैं। एक बात बताइए, जब समांतर श्रेणी में कोई चीज रहता है तो उसका सार्वंतर जो होता है वो हमेशा सेम होता है। ओके हमेशा सेम होता है। निकालते कैसे हैं, अगला टर्म में से पिछला वाला टर्म को घटा देते हैं। जैसे कि देखिए 2 4 6 8 इस समांतर श्रेणी में है कि नहीं है कैसे पता चलेगा, आप इसका कॉमन डिफरेंस निकाल लीजिए, यानी कि सार्वंतर निकाल लीजिए। इसका सार्वंतर कैसे निकलेगा 4 माइनस 2 बराबर 2, फिर इसका 6 माइनस 4 2, फिर इसका 8 माइनस 6 2। देखिए कॉमन डिफरेंस क्या आया सेम, मतलब कॉमन डिफरेंस इंग्लिश में बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, हिंदी में क्या बोलते हैं सार्वंतर। इसका सार्वंतर क्या है ना सेम आ गया। अब सार्वंतर निकालने के लिए आपको कम से कम क्या 2 टर्म चाहिए, तभी ना सार्वंतर निकालिएगा। 3 मिल जाए तो और बढ़िया बात है, लेकिन कम से कम आपको 2 टर्म चाहिए ही। 2 टर्म चाहने के लिए यदि 2 टर्म आपको मिल जाए तो क्या करेंगे, एक टर्म में से दूसरा टर्म को क्या करेंगे घटा देंगे, तो मेरा क्या आ जाएगा सार्वंतर। यहाँ देखिए जनरल टर्म दिया है, मतलब समान पद दिया। समान पद को कैसे लिखते हैं ए एन से, ए एन बराबर क्या दिया है मेरा 6 माइनस 4n। अब बताइए इससे हमको कम से कम 2 टर्म, यदि n बराबर हम यहाँ 1 रखते हैं, n बराबर यहाँ 1 रखते हैं, तो जहाँ जहाँ n है वहाँ कितना रखेंगे n 1, तो यहाँ a है n है तो a1 रखेंगे। 6 माइनस 4 इंटू 1 कितना हो गया 6 माइनस 4 बराबर कितना आ गया 2। फिर n बराबर 2 रखते हैं तो क्या हो जाएगा a2 कितना हो जाएगा 6 माइनस 4 इंटू 2 कितना होगा 6 माइनस 8 बराबर कितना हो गया 2। देखिए a2 मिल गया a1 मिल गया, तो सार्वंतर क्या होगा मेरा, सार्वंतर मतलब d कितना होगा a2 माइनस a1। a2 कितना है -2, a1 कितना है 2 बराबर कितना -2 कितना हो जाएगा -4। तो इसका आंसर क्या हो गया मेरा -4। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरा -4। समझ गए ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 22, सिम वही क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा समांतर श्रेणी में है। अब क्या करिएगा सिंपल क्या करिएगा, इसको डी निकाल लीजिए, यानी कि सार्वंतर निकाल लीजिए। सार्वंतर देखिए किस में सेम है आ जाएगा। देखिए इसमें सार्वंतर निकालिएगा तो क्या हो जाएगा ये a² माइनस ये तो घटेगा ही नहीं, तो क्या ये तो पहले कट गया। ये 3 माइनस 1 कितना होगा 2, 9 माइनस 3 कितना होगा 6, फिर यहाँ अलग अलग आ गया तो ये भी नहीं हुआ। फिर यहाँ 4 प्लस 4 माइनस 2 कितना होगा 6 माइनस 6 माइनस 4 कितना होगा, तो ये दोनों सेम है। तो बचा क्या हमारा ऑप्शन सी। इसमें निकालना चाहेंगे तो निकाल सकते हैं क्या -1/2 -3/2 क्या हो गया मेरा
-1 -3 यहाँ -4 बराबर -2/2 बराबर माइनस। फिर दूसरा टर्म निकाल लेते हैं, -1/2 -1/2 कितना हो जाएगा, -1 -1/2 -2/2 बराबर माइनस। देखिए दोनों सेम आ गया, मेरा ये क्या हो जाएगा AP में, समझ गए। देखिए मूल बिंदु का नियामक क्या होता है, मूल बिंदु का नियामक क्या सबको पता था, क्या होता है 0 0। मूल बिंदु किसको बोलते हैं, देखिए ये ग्राफ, इसको क्या बोलते हैं x अक्ष, इसको क्या बोलते हैं y अक्ष। इस साइड क्या होता है x का प्लस मान होता है, इस साइड क्या होता है x का नेगेटिव होता है। इसके ऊपर क्या होता है y प्लस होता है और इसके नीचे क्या होता है y नेगेटिव होता है। इसको क्या बोलते हैं, जहाँ दोनों कट करता है उसको क्या बोलते हैं मूल बिंदु। इसका नियम में क्या होता है 0 0। देखिए ये सब आपको अभी नहीं आता है, कोई बात नहीं, हम लोग निर्देशांक ज्यामिति पढ़ेंगे, वहाँ बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। अभी के समझ लीजिए जहाँ दोनों बिंदु कटता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग मूल बिंदु। इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरा ऑप्शन सी। देखिए तो 24 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, देखिए बोला है कि एक त्रिभुज है ABC और एक त्रिभुज है और PQR, वो दोनों जो है समरूप है। इसका मतलब इस चीज़ का मतलब कहीं भी आप देखिए कि इसका मतलब होता है समरूप। तथा QR + BC का बराबर दिया, तो उसका पूछला है कि दोनों का त्रिभुज की एरिया का जो अनुपात होगा वो क्या होगा। सबसे पहले समझ लें, देखिए एक त्रिभुज मान लेते हैं, ये एक है, ये त्रिभुज है ABC, एक दूसरा त्रिभुज है PQR। अच्छा से समझिएगा इसको, ये दोनों त्रिभुज जो है समरूप है। तो देखिए जब आपको एरिया निकालना रहेगा ना, एरिया त्रिभुज ABC का और एरिया त्रिभुज PQR का, तो कैसे निकालेंगे। एरिया त्रिभुज ABC का, ऊपर में क्या लिखे हैं हम त्रिभुज ABC लिखे हैं, नीचे में क्या लिखे हैं त्रिभुज PQR लिखे हैं। तो इस साइड का इसका ये यदि इस साइड लेते हैं, इसका ये साइड लेंगे, क्या लेंगे इसका, यदि ये भी लिए हैं तो इसका क्या लेंगे PQ, ये दोनों का स्क्वायर कर दीजिए। यदि ये नहीं होगा तो दूसरा ले लेंगे, इस साइड लेंगे, इसका ये साइड लेंगे। यदि इसका AC लिए तो इसका क्या लेंगे PR, इसको क्या करेंगे स्क्वायर लेंगे। यदि इसका ये लेंगे तो क्या लेंगे इसका ये, इस यहाँ क्या है BC/QR का होल स्क्वायर। यहाँ एक चीज़ गौर करिए, ऊपर में जो त्रिभुज लिए हैं ABC उसी का साइड ऊपर में होगा, नीचे में PQR लिए हैं तो इसका साइड नीचे वाला PQR होगा। लेकिन इस क्वेश्चन में आप पढ़िए, ये त्रिभुज दिया है, अब ऊपर में यहाँ क्या लिया है त्रिभुज PQR त्रिभुज, यदि ये क्या लिया है त्रिभुज PQR बटे एरिया त्रिभुज ABC। देखिए ऊपर में जो लिया है उस साइड को हम ऊपर लिखेंगे। यहाँ हमको क्या दिया है QR/BC, तो इसका QR/BC ले लेते हैं, QR/BC का होल स्क्वायर। ये नहीं होगा तो क्या होता PR/AC का होल स्क्वायर। ये नहीं होता तो क्या होता PQ/AB का होल स्क्वायर। देखिए इसमें आपको दिया क्या है QR/BC, तो इसका यूज कर लीजिए। QR/BC कितना दिया है 2/3 का होल स्क्वायर, कितना हो जाएगा ये 4/9। तो आंसर क्या हो जाता है इसका 4/9। समझ गए। जी त्रिभुज जो ऊपर में दिया रहेगा उस साइड को ऊपर में लेंगे, कभी भी उस साइड को हमेशा क्या लीजिएगा ऊपर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है। देखिए एक आकृति दिया है, इसमें x का मान निकालना है। देखिए एक चीज़ हमेशा याद रखिए, इस तरह से आपको कहीं भी मिले और जहाँ दोनों रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करे, किसी बिंदु पे मान लेते हैं यहाँ पर प्रतिच्छेद किया, तो ये कोण जो है और ये कोण हमेशा बराबर होगा। यदि ये कोण अल्फा है तो ये कोण भी बीटा होगा, फिर ये कोण और ये कोण हमेशा बराबर होगा। यदि ये बीटा है तो ये भी बीटा होगा। यही चीज़ है कंसेप्ट यहाँ का। देखिए यहाँ क्या निकालना है x, और यहाँ दोनों क्या एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहा है। यदि हम ये कोण निकाल लेते हैं तो ये कोण जितना होगा वही कोण कितना हो जाएगा, यही हो जाएगा। इसको यदि थीटा मानते हैं तो यदि थीटा निकाल लेंगे तो मेरा क्या निकल जाएगा x। अब थीटा निकालने के लिए क्या त्रिभुज का प्रॉपर्टी यूज कर लेते हैं। त्रिभुज का प्रॉपर्टी क्या होता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल क्या होगा 180 डिग्री के बराबर। त्रिभुज तीन कोण क्या है P, Q और R को हम लोग क्या माने थीटा, तो P बराबर कितना दिया है 60 डिग्री 50 डिग्री। कोण R को क्या हम लोग माने थीटा बराबर क्या हो जाएगा 180 डिग्री। थीटा हम लोगों को निकालना है तो क्या करेंगे 180 लिखेंगे, और 60 को साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा -60, 50 को लेंगे तो -50, क्या हो जाएगा 180
माइनस 110, तो कितना आ जाएगी 70 डिग्री। अब थीटा निकाल लिए, जितना थीटा का मान होगा उतना क्या हो जाएगा एक्स का मान, चूँकि थीटा बराबर क्या है एक्स, इसलिए एक्स बराबर क्या हो जाएगा थीटा, कितना हो गया ये 70 डिग्री। ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरा, ऑप्शन सी हो जाएगा। ओके, देखिए हम लोग का यहाँ तक 25 क्वेश्चन हम लोग बनाए हैं। अभी 25 क्वेश्चन हम लोग बहुत डेप्थ में बनाए हैं, इसलिए यहाँ टाइम लगा है। बहुत लोग बोलेंगे सर इतना टाइम लेके बना रहे हैं आप, क्या होगा, क्योंकि हम लोग टाइम लिए हैं इसलिए लिए हैं कि हर एक चीज़ को छोटा चीज़ को हम लोग थोड़ा डिराइव किए हैं। अभी जो अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन 75 क्वेश्चन बचा है उसको हम लोग भी ऐसे ही बनाएंगे। एक काम करिएगा, इसको आपको नोट्स नहीं बनाना है, सारा का PDF फॉर्म में हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। उसके बाद आप प्रैक्टिस करिएगा, एक बार नहीं होगा तो 2 बार देखिएगा। देखिए वीडियो यदि थोड़ा आपको, जैसे कि एक बार तो स्लो में देख लीजिए, नॉर्मल में देख लीजिए, जब दोबारा मान के चले आप देखिएगा तो यूट्यूब का स्पीड बढ़ा लीजिए, 1.5 कर लीजिएगा, 1.75 कर लीजिए, उससे क्या होगा आपको आसानी हो जाएगा रिवीजन करने में। लेकिन इसको रिवीजन करके आपको जरूर जाना है, कभी भी रिवीजन। देखिए मॉडल पेपर और सैम्पल पेपर कहने का मतलब ही यही है कि आपको एग्जाम में इस टाइप से क्वेश्चन आएगा, और आता ही है, बिहार बोर्ड में आता ही है। जब जिस साल का भी क्वेश्चन देख लीजिएगा आपको इस साल का ही क्वेश्चन ऐसे ही मिलता है। इसी तरह सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हम लोग बनाएंगे, पूरा डेप्थ में बनाएंगे। टाइम लगेगा, मानते हैं हमारा वीडियो में टाइम लगेगा, लेकिन पूरा डेप्थ में बनाएंगे, एक छोटी से छोटी बात को क्लियर करेंगे जैसे अभी हम लोग किए हैं। और हाँ एक बात, यदि वीडियो आप लोग को सही लगेगा तो आप लोग एक काम कर सकते हैं, हमको सपोर्ट करने के लिए आप लोग इसको शेयर कर दीजिएगा, और मोस्ट इम्पोर्टेंट आप इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा, अच्छा नहीं लगेगा तो उसको बिल्कुल डिसलाइक करिएगा। इससे हमको फ़ायदा होगा। क्या फ़ायदा होगा, लाइक करिएगा तो हम लोग को पता चलेगा इतना लोगों को फ़ायदा समझ में आया है, इतना लोगों को नहीं समझ में आया, तो फिर हम लोग इस पर क्या डिस्कशन करेंगे आगे कि क्यों नहीं समझ में आया है। ओके, और देखिए और एक बात, हम लोग अभी जैसे कि आप लोगों को पता है कि एग्जाम नज़दीक आने वाला है, तो 2 चैप्टर जो होता है, एक त्रिकोणमिति और जो होता है ऊंचाई और दूरी, ये दोनों चैप्टर जो है स्टूडेंट को हार्ड लगता है, लेकिन हम लोग इसको आसान बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, जल्दी हम लोग पढ़ने वाले हैं। त्रिकोणमिति यदि समझ गए आप सही से तो ऊंचाई दूरी में कुछ नहीं है। त्रिकोणमिति ही समझना सबके लिए थोड़ा कठिन हो जाता है, क्योंकि हम लोग को 10वां में नया इंट्रोड्यूस हो रहा है। त्रिकोणमिति को हम लोग इस तरह से पढ़ेंगे कि आपको कुछ भी याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, रटना आपको पड़ेगा ही नहीं। हम ऐसा टेक्निक बताएंगे कि आप लोग त्रिकोणमिति सबसे आसान, आपको पूरे मैथमेटिक्स में सबसे आसान लगेगा, जिसमें कि इसमें प्रूफ करने वाला जो रहता है कि सिद्ध करिए 10 स्क्वायर बराबर है समथिंग, ऐसे कुछ होगा, वो सबसे आसान, सबसे भारी लगता है स्टूडेंट को, लेकिन हमको सबसे आसान हम लोग को वही लगेगा। हम लोग जल्द ही पढ़ने वाला है। सबसे पहले आप लोग ये 25 क्वेश्चन को देखिए, इससे रिलेटेड जो आपको जो कितना क्वेश्चन 2022 का जो सैम्पल पेपर आएगा उसको भी हम लोग देखेंगे। और अभी त्रिकोणमिति और ऊंचाई और दूरी हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं। 1.5-2 घंटा में ये दोनों खत्म हो जाए और ज़िंदगी भर के लिए आपको याद रह जाएगा। ओके, थैंक यू। यदि यहाँ तक आप लोग देखते देखते आ गए हैं तो इसका मतलब है कि आप लोग इंटरेस्टेड है पढ़ने में। उसके बाद हम लोग त्रिकोणमिति और ऊंचाई पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू फॉर दिस वॉचिंग।